श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, वर्षा ऋतु का काल चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में कहीं कम कहीं ज्यादा वर्षा हो रही है। सावन की सुहानी फुहारें इतरा इतरा कर चारों ओर से हमें भिगा रही है। पूरी मनुष्य जाति, चाहे वह ग्रामीण अंचल में रहने वाले मनुष्य हों या शहर में किसी मेट्रो सिटी में, वर्षा के लिए आतुर रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं। और अब तो हम वर्षा के काल में जी ही रहे हैं। सावन बीतने को है, एक सप्ताह शेष बचा है सावन माह का। फिर भादो शुरू हो जाएगा। सावन और भादो, यह 2 माह ऐसे हैं ऋतु काल के, जो पूरी पृथ्वी के साथ साथ सभी पशु पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु, कीट पतंगों में नए जीवन का संचार कर देते हैं। पूरी पृथ्वी हरियाली से भर जाती है, फूल खिलते हैं चारों तरफ, मिट्टी की पहली बारिश के साथ सुगंध। जैसे जैसे वर्षा काल अपने समाप्त पर, अपने अंतिम स्थिति तक पहुंचता है, तैसे तैसे कुछ खतरनाक व्याधियां भी इस सुहाने मौसम में जन्म ले लेती हैं। यह एक ऐसा मौसम है जो सभी के लिए श्रेयस्कर है। जैसे हमारे लिए वर्षा काल बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही कुछ कीट पतंग, जीव जंतु, सूक्ष्म अति सूक्ष्म वैसे हैं जिनके जन्म का कारण भी यह वर्षा काल ही बनता है। नए नए कीट पतंग जन्म ले लेते हैं और दीपावली आते आते, अक्टूबर आते आते फिर वह समाप्त भी हो जाते हैं। इतना ही उनका जीवन लीला है। वर्षा काल में जन्म लेते हैं नई नई वनस्पतियां, नए नए पौधे, नए नए कीट पतंग, और इसके साथ साथ वह पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कई कीट पतंग वैसे भी जन्म ले लेते हैं जो बड़े घातक सिद्ध होते हैं इस वर्षा काल में। कई प्रकार के बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, इस प्रकार की व्याधि से हम ग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि नए नए मच्छरों का जन्म होता है, खतरनाक मच्छरों का जन्म वर्षा काल में होता है। जहां तहां पानी भर जाता है, वह पानी रुकता है, उसमें नए नए प्रकार के मच्छर और कई खतरनाक कीटाणु, कीड़े जन्म ले लेते हैं। और वह कहीं ना कहीं हमें उनका कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कभी ना कभी किसी क्षण वह अपना विष छोड़ ही देते हैं। कोई मच्छर काट लेता है, कोई कीट पतंग शरीर से लग गया, चिपट गया, कहीं हवा में उड़ के आ गया, उसके केवल हमारी त्वचा से सट भर जाता है, उतने भर से कई त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। इस मौसम में जो पालतू पशु पक्षी हैं, जो घुमंतु पशु पक्षी हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा स्ट्रांग होती है। परंतु जो पालतू पशु पक्षी हैं, उनकी जीवनी शक्ति थोड़ा कमजोर हो जाती है। इस कारण से जो हम पशु पाल के रखते हैं, उनको भी कई प्रकार के कीट पतंग कई घातक व्याधियों को जन्म देने का कारण बन जाते हैं, अक्सर गाय में, भैंस में। तो यह थोड़ा सा बचाव का भी समय है। आदरणीय मित्रों, ना वर्षा ऋतु पहली बार आई है, और जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे होंगे, उन्होंने ना जाने कितनी वर्षा ऋतुएं देखी होंगी। इसलिए आप पहले से ही इनलाइट भी होंगे कि वर्षा ऋतु में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष और अधिक मैं बताने का प्रयास अपनी तरफ से नहीं करूंगा। कुछ 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, शायद वह आपको पता हो या नहीं पता हो, जो आपके काम आ सकती है इस वर्षा ऋतु में। जैसे आज मैं 2 ही चीजों पर प्रकाश डालूंगा। एक तो वर्षा ऋतु काल में पीने का जो पानी है वह दूषित हो जाता है, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। जो हमारे पंपिंग सेट हैं, तो जहां हमारे घरों में जिन पंपिंग सेट के माध्यम से पानी आता है, वह नीचे का चोवा, और चूंकि ऊपर जमीन में बारिश हो रही है, मिट्टी पानी को शोषित कर रही है, तो दोनों का लेवल एक हो जाता है। ऊपर का दूषित पानी और नीचे का जो हमारा शुद्ध चोवा वाला पानी है, उस दोनों मिल जाते हैं। इसलिए वाटर लेवल चूंकि धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, तो जो पीने का पानी हम जमीन के भीतर से लेते हैं वह दूषित हो जाता है। आजकल आरओ, फिल्टर, यह सब लगे हुए हैं। वह पानी को तो शुद्ध कर देते हैं, परंतु पानी के भीतर जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं दूषित पानी के मिलन से, उनको नहीं मार पाते हैं। जिस कारण से हमें कॉन्स्टिपेशन, खास करके बरसात के दिनों में कब्ज की शिकायत लगभग 90% भाई बहनों को हो जाती है। यह मेरा अपना अनुभव है। 90% लोग लगभग, चाहे वह जितनी भी सावधानी बरतें, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे, या पतले दस्त, लूज मोशन हो जाएंगे, गैस अधिक बनेगी, इन सब समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं।
तो वैसी स्थिति से बचने के लिए हमें 2 उपाय करने चाहिए। एक तो हमें, चाहे हमने भले ही वाटर फिल्टर लगा रखा है अपने घर में, आरओ इत्यादि, फिर भी आप आरओ का पानी यदि सेवन कर रहे हैं, उसको भी पहले आप किसी केटल में, आजकल तो इलेक्ट्रिक केटल आ गई हैं और बिजली की व्यवस्था तो पूरे भारत में, गाँव में, ग्रामीण अंचलों में भी अब भरपूर मात्रा में है। तो इलेक्ट्रिक केटल आप अपने घर में ज़रूर खरीद के रख लें। पानी को उबाल के ठंडा करके ही सेवन करें। इस प्रकार से पानी यदि आप उबाल के पीते रहे, तो वर्षा काल में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जो इंटरनल हमें प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं, श्वास रोग पैदा कर सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकती हैं, वोमिटिंग टेंडेंसी या पेट में कीड़ा हो सकता है दूषित जल ग्रहण करने से, इन सब चीजों से तो हम केवल उबले हुए पानी से ही बचे रहेंगे। परंतु यदि यह समस्या आ गई है, तब आप क्या करें, 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ रात्रि में सोने के समय जरूर सेवन करें। मैं त्रिफला का पूरा वर्ष का आपको योग बताने वाला हूं। अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बुखार में हूं, अभी भी मुझे 100 प्लस फीवर है जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। त्रिफला चूर्ण पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। कौन से महीने में किस प्रकार से त्रिफला आप बनाएं और किस चीज के साथ उसका सेवन करें। अभी जो वर्षा ऋतु का समय है और आने वाला जो भाद्रपद का महीना है, यह पूरे सावन और भादो, ये 2 माह ऐसे हैं, सावन तो अभी निकल गया, 1 सप्ताह केवल बचा है, जिसमें त्रिफला चूर्ण को हमें सेंधा नमक मिलाकर सेवन करना चाहिए। यह 2 महीने है। तो जितना त्रिफला चूर्ण हम सेवन करें, उसका छठा हिस्सा उसमें हम सेंधा नमक पीस के मिला लें और उसको गर्म पानी से सेवन करें रात्रि में सोने के समय। 3 ग्राम से शुरू करें। 3 ग्राम से बात बन जाए तो अच्छी बात है। 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम तक आप सेवन कर सकते हैं। पेट से संबंधित दूषित जल ग्रहण करने के कारण जितनी भी समस्या आ गई हैं, उन सभी समस्याओं को 2 से 4 दिन में ही त्रिफला चूर्ण समाप्त कर देगा। यह पूरे 2 महीने यदि आप निरंतर इस प्रकार से छठा हिस्सा सेंधा नमक मिलाकर त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं, डोज आप स्वयं अपनी निर्धारित करेंगे, 3 ग्राम से 6 ग्राम तक आप ले सकते हैं। तो उदर से संबंधित जितनी भी समस्याएं वर्षा काल में होती हैं, उनसे आप वंचित रहेंगे, उनसे आप बचे रहेंगे, आप स्वस्थ बने रहेंगे। उबला हुआ पानी पिए तो फिर कहना ही क्या। दूसरा, जो पालतू धन है, गाय है, भैंस है, बकरी है, बैल इत्यादि है घर में, या गौशाला इत्यादि आपने बना रखी है, और गांव में तो किसानों के घर पे 1-2 जानवर पालतू होता ही होता है। ऐसे में आप क्या करें, जो मदन वृक्ष होता है, मदन वृक्ष जिसको हम कदम्ब के नाम से भी जानते हैं, कदम्ब का वृक्ष यदि आपके इर्द गिर्द कहीं है, गांव में या किसी पार्क में, तो प्रतिदिन आप उसकी एक बड़ी सी टहनी तोड़ के ले आए जिसपे फूल भी लगे हों, क्योंकि इन दिनों में फूल भी आते हैं कदम पर। यह वर्षा काल में खूब फूल आते हैं कदम पर, और फल भी आते हैं। फल ही फूल होते हैं, पहले फूल आएगा, वह फूल ही बड़ा होते हुए फल का रूप ले लेगा और फिर बड़े सुंदर स्पंज की तरह गोल फल में परिवर्तित हो जाते हैं वही फूल कदम के। तो कदम पर जो फूल खिले हुए हैं, पत्ते सहित, फूल सहित टहनी तोड़ के ले आए और प्रतिदिन जहां भी आपके घर में गाय भैंस इत्यादि आप बांधते हैं, उनके निकट उसको कहीं दीवार में या कहीं भी गाड़ दे। यानी कि उस कक्ष में जहां आपकी पालतू गाय भैंस बकरी रहती हैं, एक बड़ी सी टहनी मदन वृक्ष की, कदम की, फूलों सहित पत्तों सहित लाके प्रतिदिन टांग दे इस वर्षा काल में। तो जितनी भी बाहर से किसी मच्छर के काटने से, किसी खतरनाक विषाणु के माध्यम से, या कई बार जो चारा गाय भैंस खाती है उसमें कई प्रकार के कीड़े आ जाते हैं खतरनाक, उनके माध्यम से जो व्याधि गाय भैंस को फैल सकती है, उस मदन वृक्ष की टहनी मात्र लगाने से एक ऐसा ऊर्जा का वातावरण बनेगा गाय भैंस के कक्ष में, जहां भी आप उनको बांधते हैं। छप्पड़ इत्यादि तो जरूर गाय भैंस के ऊपर हम लगा के रखते ही हैं, तो कोई बाहरी जो विषाणु है वह गाय भैंस को खतरा नहीं पहुंचाएगा। और यदि आपके पास जगह है तो आप एक कदम्ब का वृक्ष ही लाके लगा लें, नर्सरी से एक छोटा सा पौधा ले आए, 1-2 वर्ष में ही कदम्ब का पूरा वृक्ष हो जाता है, 10, 15, 20 फीट ऊंचा, बहुत जल्दी बढ़ता है। तो यह 2 सूचना आज मेरी तरफ से आपके लिए थी। एक तो यदि आप गाय भैंस बकरी पालते हैं तो आप कदम के वृक्ष की टहनी फूल और पत्ते सहित लाके प्रतिदिन
अपने घर में कहीं रख दें, गाय भैंस के कक्ष में रख दें, तो उनको बाहर से जो हवाओं के माध्यम से या मच्छर काट लेते हैं तो कम से कम मच्छरों का प्रकोप रहेगा गाय भैंस के पास, और गाय भैंस बीमार होने से बच जाएगी। वर्षा काल में जो खतरनाक विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं और गाय भैंस को वह बीमार कर देते हैं, वह जो पशुओं की बीमारी होती है बरसात में फैलने वाली, उससे वह वंचित हो जाएंगे, आपके पशु सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरा, 3 से 6 ग्राम आप त्रिफला चूर्ण का प्रतिदिन सेवन करें, यह 2 महीने सावन और भाद्र। छठा हिस्सा, जितना त्रिफला चूर्ण आप जितना लेंगे उसका छठा हिस्सा आप उसमें सेंधा नमक मिला के गर्म पानी से रात में सोने के समय सेवन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।